नमस्कार। आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं विज्ञान की प्रश्न बैंक के हल को समझेंगे, जिसमें लेते हैं पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस पाठ से एक वस्तुनिष्ठ तथा एक 4 अंक का प्रश्न आना है। तो लेते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन वास्तव में रासायनिक परिवर्तन है, पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति को नहीं पा सकता, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब दूसरा लेते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, 6Fe2O3 प्लस 2Al की जब अभिक्रिया होगी तो Al2O3 और 2Fe बनेंगे। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे हम बताएंगे? यहां से आयरन का विस्थापन हुआ है और वहां पर एल्यूमिनियम आकर जुड़ी है। तो एल्यूमिनियम का आना और आयरन का हटना, यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए अब यहां पर हम लेते हैं चौथे नंबर का, H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है, अपचयन कहलाता है। बड़ी आसानी से आप बता देंगे ये बात कि H2 का योग तथा O2 का ह्रास अपचयन कहलाता है। पांचवा नंबर है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोकना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो हम इसे शोकना से याद रख सकते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। छठवां नंबर है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? आकार में परिवर्तन, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो चलिए अब हम लेते हैं सातवें नंबर का। सातवें नंबर में है, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहां पर भी देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है जब खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना हो रहा है। अब आठवां नंबर देखिए, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? कौन सा अम्ल है जो सोने और प्लेटिनम को गला देता है? एक्वा रेजिया इसका सही उत्तर है। नौवां नंबर देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद। तो अभी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी बात की जा रही है, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। फिर देखिए 10वां नंबर, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि किस कारण से सड़ जाते हैं? विकृत गंधिकता। उनमें कौन सा गुण है? विकृत गंधिता के कारण वे सड़ जाते हैं। चलिए लेते हैं दूसरा चैप्टर, अम्ल क्षार एवं लवण। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है? क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है, खाने का सोडा इसका सही उत्तर है। फिर लेते हैं दूसरा प्रश्न, पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान है। आमाशय पाचक रसों का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, 7 से कम। निम्न में कौन सोने को विलेय करने के लिए प्रयुक्त होता है? सोने को विलेय करने के लिए प्रयुक्त होता है अम्लराज। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अब लेते हैं प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? कौन है प्रकृति से अम्लीय? लाइम जूस। ऑप्शन नंबर 1 सही है, लाइम जूस। फिर 5वां लेते हैं, 5वां है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव होगा।
पहला यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा होगा टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर 2। फिर यहां लेते हैं 16वां नंबर, हाँ 6वां नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है। अब लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। फिर 8वां लेते हैं, पीएच स्केल की पराश है, कितनी है? 0 से 14 होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर लेते हैं 9वां प्रश्न। 9वां है यहाँ, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया। अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इस प्रकार की क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण क्रिया। चलिए अब लेते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? कौन सा अम्ल होता है? यहां पर होगा मेथेनॉइक अम्ल, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। अब हम लेते हैं 11वां नंबर, कठोर जल को मृदु जल के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु जल में के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? हमें मृदु जल में परिवर्तित करना है तो सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का। अब लेते हैं 11वां नंबर। 11वां है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा? 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर लेते हैं 12वां, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3। आगे लेंगे 13वां नंबर, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर लेते हैं 14वां प्रश्न। 14वां है हमारा, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं गंधीय सूचक। वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 4 सही है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। फिर 15वां नंबर है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? फिर से आया, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ध्यान रखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अध्याय 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो देखिए, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में हम लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। कौन सा क्रम है? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को रखा है, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट, नंबर 2। नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, 18 स्तंभ हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त तालिका में। फिर लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा है हमारा, आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी? 2-8 वाले तत्व की स्थिति होगी समूह 18 में। समूह 18 में होते हैं ऐसे तत्व, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, इस तरह से। तो ये रहेंगे समूह 18 में। फिर चौथे नंबर का प्रश्न है, सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है समूह 14 से। सभी कार्बनिक यौगिक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है समूह 14 से। फिर आगे देखिए, 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 4। फिर खाली स्थान लेते हैं अब हम यहाँ पर,
खालिस्तान है हमारे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोस्ले की आवर्त सारणी खालिस्तान पर आधारित है, किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि मेंडलीफ की परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। समूह 17 के तत्व खालिस्तान कहलाते हैं, भी कहलाते हैं, समूह 17 के तो कहलाएंगे, साथ में हैलोजन भी कहलाएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब क्या कहलाते हैं? हैलोजन भी कहलाते हैं। अष्टक का नियम खालिस्तान ने दिया, न्यूलैंड ने दिया अष्टक का नियम। और तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी? डोबेराइनर ने तत्वों की त्रिक व्यवस्था दी। फिर आगे हम लेते हैं 6वें नंबर का प्रश्न। 6वां है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? पता है हमें, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह दिए गए हैं। एक एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एल्यूमिनियम किस टाइप का क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं? एल्यूमिनियम। फिर लिए मेंडलीफ द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया है? मेंडलीफ ने 63 तत्व उनकी सारणी में रखा है। 9वां प्रश्न है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व का नाम क्या है? देखिए 10, 7, 17 है, तो इस तत्व का नाम है क्लोरीन। इस तत्व का नाम क्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। अब हमें सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी बनाना है, देखिए लिथियम एक क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक धातु है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक अधातु है। और फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन एक हैलोजन तत्व है। और नियॉन, नियॉन देखिए एक अक्रिय गैस है। नियॉन एक अक्रिय गैस है, जो कि समूह 18 का तत्व है। अब आगे देखते हैं, हमें सत्य असत्य के रूप में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पहला है हमारा, अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे हैं। बिल्कुल सत्य है, इसीलिए तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन जो अक्रिय हैं, उनके सभी कोष पूर्णतः भरे हुए हैं। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। बिल्कुल सही, सत्य है, परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आगे देखिए, ऊपर से नीचे जाना मतलब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है। बिल्कुल असत्य है ये, तो यहां ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में विवादास्पद है। फिर देखिए, कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है, यह सत्य है। कार्बन तत्व कुल 2 कोष 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है। देखिए, जैसे यहाँ पर यदि हम कार्बन का नाभिक बनाए हैं तो ये Pn यहाँ पर केंद्र पर हो गया। यहाँ पर ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है पहले कोष में और दूसरे कोष में है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कुल 2 कोष और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कार्बन तत्व बना है, यह सत्य है। आगे, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 पिकोमीटर है, यह असत्य है। चलिए लेते हैं अध्याय 6, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से यहाँ पर सही जोड़ी मिलाइए तथा एक 3 अंक का प्रश्न आना है। तो पहला लेते हैं हम, वसा को वशी अम्ल में परिवर्तित करता है, कौन करता है? लाइपेज। दूसरा प्रश्न है, श्वसन है, श्वसन एक अपचयन क्रिया है, तो श्वसन एक अपचयन है। फिर नंबर 3 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सभी आवश्यक है। फिर चौथा नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? फूल, तना, पत्ती और जड़। तो किस में होती है? पत्ती में होती है। चलिए लेते हैं 5वां नंबर। 5वां है हमारा, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने में कौन रोकता है?
हृदय में वाल्व, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? वापस लौटने से हृदय में वाल्व रोकते हैं। फिर आगे देखते हैं, वृक्क एक तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 7वां नंबर है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम कौन सा कार्य करता है? जल का वहन करता है। अब हम लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में हमारी पहली सही जोड़ी है पित्तरस। पित्तरस पित्ताशय, पित्तरस का संबंध किससे है? पित्ताशय से है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का संबंध है प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी से। और यकृत का संबंध है यूरिया का निर्माण। यकृत में क्या हो रहा है? फिर यूरिया का निर्माण। फिर चौथा नंबर लाइपेज, लाइपेज का संबंध किससे है? वसा से है। और इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। तो ये इस तरह से सही जोड़ी तैयार हो गई। फिर हम आगे लेंगे अगली सही जोड़ी। अगली सही जोड़ी हमारी स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कौन करते हैं? पौधे, पौधों में पाया जाता है स्वपोषी पोषण। और विषम पोषी पोषण कौन है? हिरण है, जो कि पौधों पर डिपेंड है। विषम पोषी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण कौन है? जोंक, परजीवी पोषण है जोंक। और अगला आया भोजन का स्थानांतरण। भोजन के स्थानांतरण फ्लोएम कहलाता है। और पित्त यकृत, पित्त का संबंध यकृत से है। तो चलिए अब लेते हैं आगे। अध्याय 9 अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ में। देखिए पहला वस्तुनिष्ठ क्या है? अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? कौन सा गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? XY, XY गुणसूत्र है जो कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? कौन सा रोग अनुवांशिक है? डायबिटीज रोग अनुवांशिक है। फिर आगे चौथा नंबर है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं। फिर मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किया? मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? हमें पता है मटर के पौधे पर प्रयोग किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला लेते हैं, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वे लक्षण कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। फिर दूसरा नंबर है, खालिस्तान एक अनुवांशिक इकाई है, जीन एक अनुवांशिक इकाई है, जो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। फिर तीसरा नंबर है, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय खालिस्तान के दौरान होता है, अर्धसूत्री विभाजन या क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय होता है। फिर आगे नंबर 4 है, मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने किया। फिर 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर है, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। सभी जीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं का बना होता है। 6वां नंबर है, मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण खालिस्तान जोड़े द्वारा होता है। कौन से जोड़े द्वारा होगा? 23वें जोड़े द्वारा होगा। 22 जोड़े दोनों में समान होते हैं और 23वां जोड़ा भिन्न भिन्न होता है, तो 23वें जोड़े द्वारा होगा। फिर 7वां प्रश्न देखेंगे, अनुवांशिकी का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। फिर लेते हैं 8वां, मेंडल ने अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया? फैक्टर नाम दिया है। अनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को फैक्टर नाम दिया। 9वां है, जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। मेंडल है। बदल बदल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर आगे देखिए 10वां नंबर, अनुवांशिकी के जनक का नाम लिखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल।
फिर 11वां देखिए, एक उभयलिंगी जीव का नाम बताइए। क्या है? केचुआ एक उभयलिंगी जीव है। चलिए अब लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो मेंडल, मेंडल क्या है? मेंडल है आनुवांशिकता के जनक, है ना। तो मेंडल का संबंध किससे है? आनुवांशिकता से है। वाटसन एवं क्रिक का संबंध किससे है? डीएनए से है वाटसन एवं क्रिक का संबंध। और शटन, शटन क्या है? जीन की संरचना है। और नर में लिंग का निर्धारण क्या है? नर में लिंग का निर्धारण Y गुणसूत्र से होता है, नर में, है ना। और 5वां नंबर है जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी। जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी क्या कहलाएगी? पुत्री पीढ़ी कहलाएगी। फिर आगे हम बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10, यहाँ से वस्तुनिष्ठ 1 अंक के पूछे जाने हैं। तो देखते हैं, पहला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी का हम लेंस नहीं बना सकते, जल, कांच और प्लास्टिक से बन सकते हैं। फिर नंबर दूसरा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। किस स्थिति में? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तब वस्तु की स्थिति होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर आगे आएगा नंबर 3, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी ध्यान रखेंगे, अनंत होती है। नंबर 4 है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंबी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। फिर देखिए 5वां नंबर, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए। फिर आगे देखिए, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर। यह कौन सा दर्पण है, यह हम जान सकते हैं। 7वां नंबर है, एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता को हम कैसे मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। तो यदि उसकी क्षमता 2 डायोप्टर है, इसका मतलब है कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी? पॉन लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को जब हम नीचे लिखेंगे तो सेंटीमीटर में हमें फोकस दूरी प्राप्त होगी। तो यहाँ देखिए 100 और लेंस की क्षमता कितनी है? लेंस की क्षमता 2 है, तो फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर प्राप्त हुई? 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। अब लेते हैं हम 8वां नंबर। 8वां नंबर है हमारा, आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक है। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। 9वां नंबर है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। चलिए 10वां नंबर लेते हैं, किसी दर्पण में चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या होगा? या तो समतल होगा या उत्तल होगा। फिर लेते हैं खालिस्तान नंबर 1। खालिस्तान नंबर 1 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए आगे हम लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखिए, मान लो यह सघन है और ये विरल है। सघन से विरल में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब है, इससे दूर हटेगी। ये देखिए अभिलंब से दूर हट रही है, तो इस स्थिति में अभिलंब से दूर हटेगी। फिर आगे आया, खालिस्तान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा होता है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर है हमारा, वाहनों के पीछे
के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है, 1 से कम होता है दर्पण का आवर्धन। फिर आगे नंबर 5 है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। फिर आगे देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। 7वां नंबर देखिए, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोई किरण के लिए आपतन कोण का जो मान है, ये देखिए इस तरह से अभिलंब है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब देखिए आगे, यहां पर हम देखेंगे 8वां नंबर। 8वां नंबर देखिए, खालिस्तान दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है। जब मान लो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बटे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वह होगा उसका अपवर्तनांक। फिर आगे हम लेते हैं नंबर 9। नंबर 9 है वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति से देख सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तु को देख सकते हैं, इसलिए अंधेरे में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत से प्रकाश को कणिका से बना हुआ माना, क्योंकि न्यूटन ने प्रकाश की कणिका सिद्धांत में दिया है, यह बात समझाया है कि प्रकाश जो है वो कणिकाओं से मिलकर बना है। फिर आगे देखते हैं, अब लेते हैं रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? एक वाक्य शब्द में उत्तर देना है। दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब के आकार का बिंब के आकार से अनुपात दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन है। यानी जो प्रतिबिंब का आकार का बिंब के आकार से अनुपात, वस्तु प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार का जो अनुपात होगा वही आवर्धन होगा। फिर नंबर 2 है रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरह की घटना है? जब हम सघन माध्यम से प्रकाश किरण को विरल माध्यम में भेजते हैं या जाती है, अपवर्तित होती है, तो अभिलंब से दूर हटते जाती है। अभिलंब से दूर हटते जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, वह होता है क्रांतिक कोण। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो जाता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, क्योंकि उसी माध्यम में प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो रेगिस्तान में मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आगे देखते हैं, अगला है दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v। फिर चौथा नंबर है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। 5वां नंबर है एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 अंश का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? हमें पता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। तो आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तन कोण भी 30 अंश होगा। चलिए अब सही जोड़ी देख लेते हैं। डायफ्टर। डायफ्टर क्या है? लेंस की क्षमता मापी जाती है डायफ्टर में। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है, उत्तल लेंस। फिर देखिए अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी? देखिए ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चौथा एक सरल रेखीय पथ क्या कहलाता है? प्रकाश किरण। और परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण। परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण। फिर देखिए आगे हम लेते हैं
चैप्टर नंबर 11 से देखते हैं, इंद्रधनुष बनाने का कारण है वर्ण विक्षेपण। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं स्पेक्ट्रम। तीसरा है, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। चौथा लेते हैं, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। पांचवा है, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है प्रिज्म कोण। वर्ण विक्षेपण होता है, किसमें होता है? प्रिज्म से होता है। फिर आगे आया, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। अब देखिए टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव, घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, आकाश का नीला दिखाई देना। अभी हमने देखा क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तारों का टिमटिमाना क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या है? इंद्रधनुष है। चलिए लेते हैं अध्याय 12 विद्युत। विद्युत में पहला देखिए, अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? सदैव हम अमीटर को श्रेणी क्रम में जमाते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। फिर एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। फिर लेते हैं चौथा नंबर, विभवांतर मापन यंत्र है। वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को मापते हैं। चलिए लेते हैं पांचवा प्रश्न है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर स्टार है तो आर आब्लिक आर स्टार अनुपात का मान क्या होगा? आर आब्लिक आर स्टार अनुपात का मान आर स्टार के ही बराबर होता है, अर्थात यहां पर यह हो जाएगा 25 होगा आर बटे आर स्टार का मान। फिर यहां पर हम लेंगे नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित ना करने वाला कौन है? आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर देखिए विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करने वाला है आई आर स्क्वायर। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला वाला रिक्त स्थान है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर दूसरा नंबर है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। फिर देखिए तीसरा नंबर है हमारा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। चौथा, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पांचवा है, अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए शैलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। छठवा है, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्रेणी क्रम में यदि हम जोड़ेंगे तो विद्युत धारा के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। घरों में सभी विद्युत उपकरण समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। फिर देखिए आगे लेते हैं अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण से पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, फलों के छिलके, केक एवं नींबू। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पर निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? कौन कौन कहलाते हैं? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, पॉलीथीन को त्यागना, तो ये क्या है? पर्यावरण मित्र व्यवहार है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बंद कर देना, इलेक्ट्रिक की सेविंग, यह भी पर्यावरण मित्र व्यवहार है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ते हुए ऑफिस जाना, यहाँ पर फ्यूल सेविंग है। अतः ये सभी क्या हैं? पर्यावरण मित्र व्यवहार है। आगे हम लेते हैं चौथा नंबर, किसी पारितंत्र के घटक हैं। कौन कौन है? उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है, सभी हैं उपरोक्त सभी। हरे पादप
किस पोषी स्तर में आते हैं? प्रथम पोषी स्तर में होते हैं, उत्पादक होते हैं वो। फिर सबसे बड़ा पारितंत्र है, कौन है? महासागर सबसे बड़ा पारितंत्र है। फिर एक पारितंत्र में मानव है, मानव क्या है? सर्वाहारी है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। अब हम लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला लेते हैं, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC लिख सकते हैं आप उसे। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी या एक ही दिशा में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। फिर लेते हैं 12वां नंबर, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। फिर नंबर 13 है, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहलाते हैं। फिर 14 नंबर लेते हैं, वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इसे उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। हरे पौधे उत्पादक होते हैं, अभी हमने पढ़ा हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। फिर आया 16वां नंबर, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण खालिस्तान प्रतिशत होता है। कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है। फिर आया ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को, अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी की रक्षा करती है। फिर आगे हम लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए सबसे पहले नंबर पर है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल क्या है? 80 डेसिबल से शुरू हो जाता है ध्वनि प्रदूषण। फिर दूसरा है सर्फ। सर्फ क्या है? मांसाहारी है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? अम्लीय वर्षा। टिड्डे, टिड्डा चौथा नंबर है, टिड्डे होते हैं शाकाहारी। चील और गिद्ध होते हैं सर्वोच्च मांसाहारी। एरोसॉल, एरोसॉल क्या है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फिर प्रदूषक देखिए, और कुत्ता, प्रदूषक का संबंध यहां हो जाएगा प्रदूषण, और कुत्ता सर्वाहारी। इस तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर है संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। खाद्य जाल किसे कहते हैं? अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण कहलाता है। आगे आया, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं? अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, निम्नीकरणीय। फिर आगे होगा अपशिष्ट किन्हें कहते हैं? अपशिष्ट किन्हें कहेंगे? उपयोग के उपरांत त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है अपशिष्ट कहलाता है। 20वां है, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहां देखा गया? अंटार्कटिका पर देखा गया। अब प्रश्न लेते हैं कार्बन और उसके यौगिक से। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या होगा? 7 सहसंयोजक आबंध हैं। C2H6 में कितने? 7 सहसंयोजक आबंध हैं। ये देखिए, ये हो गए C, और इस तरह से यहाँ पर 6 H इस तरह से जुड़ गए हैं। तो टोटल ये देखिए, ये 6 और ये 1 7 सहसंयोजी आबंध हैं। फिर आगे हम देखते हैं दूसरा नंबर है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है
क्या मतलब है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आगे हम लेते हैं अगला नंबर। नंबर 3 है, अमोनिया के एक अणु NH3 में है, केवल एक आबंध है। अमोनिया के एक अणु NH3 में केवल एकल आबंध है। ये देखिए आबंध, तो देखिए ये N और इसमें देखिए 3 H जुड़े हुए हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर कौन से आबंध हैं? एकल आबंध हैं। चलिए अब हम लेते हैं चौथा नंबर। बकमिंस्टर क्लोरीन एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। फिर आगे आया नंबर 5। नंबर 5 है, कार्बन की संयोजकता है 4 है। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। अब हम लेते हैं अध्याय 13, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। पहला वस्तुनिष्ठ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के प्रतिपादक हैं फैराडे। दूसरा नंबर लेते हैं, घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं समांतर क्रम में। तीसरा है, धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। चौथा नंबर लेते हैं, विद्युत धारा को यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है विद्युत जनित्र। पांचवा नंबर है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है। फिर आगे हम देखते हैं, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं। समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। असमान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे नंबर 7वां है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं बंद वक्र। आगे देखिए नंबर 8 है, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? तो विद्युत धारावाही तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। फिर 9वां नंबर देखिए, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इस्पात से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। 10वां है, कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर में कितना विक्षेप होता है? गैल्वेनोमीटर स्थिर रहता है। फिर रिक्त स्थान देखते हैं, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुंबकीय शक्ति का मान भी अधिक हो जाता है। विद्युत मोटर के घूमने वाले भाग को रोटर कहते हैं। फिर आगे देखिए, आगे नंबर 3 है खाली स्थान का, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। चौथा है, सामान्यतः विद्युतमय तार या लाइव वायर लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। फिर 5वां नंबर है, किसी चुंबक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर 6वां नंबर है, धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। फिर चलिए सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा है, कार्क्सकू नियम जो है वो किससे संबंधित है? मैक्सवेल ने दिया। फिर अस्थायी चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का संबंध किससे है? फैराडे से है। फिर दक्षिण हस्त नियम किसने दिया? फ्लेमिंग ने दिया। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। अन्योन्य प्रेरकत्व का संबंध देखिए हेनरी से है। और चुंबकीय क्षेत्र ओरस्टेड है मात्रक। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम है विद्युत मोटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। नंबर 3 है, विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम क्या है? फ्यूज वायर है। फिर नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोत के नाम है
स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। एमआरआई का पूरा नाम बताइए। मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग स्कैन। फिर आगे है नंबर 6, विद्युत धारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को हम बोलते हैं विद्युत चुंबक।